हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था राजस्थान की भौतिक आकृतियों के बारे में और राजस्थान के भौतिक प्रदेश का सामान्य वर्गीकरण देखा था। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन जो किया था। उसमें हम पहला विभाजन देखेंगे, पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जो उत्तर पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश है उसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था त्रिस्तरीय काल में हुआ था। कब हुआ था? त्रिस्तरीय काल में हुआ था। और जो इसका विस्तार, अब हम इसका विस्तार देखें। जो मरुस्थलीय प्रदेश है राजस्थान का, उसका विस्तार है, लंबाई तो इसकी 640 किलोमीटर है और चौड़ाई है 300 किलोमीटर और इसकी औसत ऊंचाई है 200 से 300 मीटर और एवरेज है 250 मीटर। और जो मरुस्थल का ढाल है वो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। तो जो रेगिस्तान है राजस्थान में, उसका ढाल किस तरफ है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। अब हम देखते हैं कि मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो हम अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को दो भागों में बांटते हैं, तो शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। जो शुष्क मरुस्थल है वो उसको बोला जाता है 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र, जहाँ पे 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और अर्धशुष्क मरुस्थल, जिसको बांगड़ प्रदेश भी बोलते हैं, वहाँ पे वर्षा कितनी पाई जाती है, कितनी होती है? तो 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र अर्धशुष्क मरुस्थल कहलाता है। तो जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को शुष्क व अर्धशुष्क दो भागों में बांटती है। तो जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो मरुस्थल को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में, शुष्क व अर्धशुष्क। अब हम देखते हैं शुष्क मरुस्थल की परिभाषा। तो शुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भौतिक प्रदेश को शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। और शुष्क मरुस्थल को भी दो भागों में बांटा जाता है। पहला तो है बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल, दूसरा है बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल। तो बालू का स्तूप मुक्त तो है 41.5% और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है 58.5%। और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र को हम्मादा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की ये मरुस्थल पथरीला मरुस्थल है। तो हम्मादा किसको बोला जाता है? पथरीले मरुस्थल को हम्मादा कहा जाता है। और बालू का स्तूप का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? जो पवने चलते हैं उससे मिट्टी का निक्षेपण होके बालू का स्तूप निर्मित होते हैं। कौन से? बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल का निर्माण होता है। तो आगे हम देखते हैं विस्तार से। तो जो पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका विस्तार सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है? शुष्क मरुस्थल का तो सर्वाधिक पाया जाता है जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में। और इनमें भी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक पाया जाता है जैसलमेर जिले में। अब हम देखते हैं बालू का स्तूप की परिभाषा। तो जब पवन द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है तो बनने वाली स्थलाकृति को बालू का स्तूप कहा जाता है, जो सर्वाधिक जैसलमेर जिले में पाई जाती हैं। तो अब हम देखते हैं बालू का स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। तो बालू का स्तूप निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बरखान, अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य प्रकार के बालू का स्तूप, तारानुमा बालू का स्तूप और पैराबोलिक बालू का स्तूप। और लास्ट देखेंगे सीफ प्रकार का बालू का स्तूप। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो बरखान है वो। तो बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक शेखावटी में पाए जाते हैं और शेखावटी में भी चूरू में पाए जाते हैं। और इसकी आकृति इस प्रकार की होती है, अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं बरखान बालू का स्तूप। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, जिनकी आकृति समकोण के रूप में होती है और ये सर्वाधिक बाड़मेर व जोधपुर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अनुदैर्घ्य या रेखीय बालू का स्तूप, जो कि जैसलमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट तारानुमा बालू का स्तूप, जिनकी आकृति तारे के आकार की होती है और ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर और सूरतगढ़ में पाए जाते हैं और जैसलमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम्मादा के चारों ओर स्थित बालू का स्तूपों को तारानुमा बालू का स्तूप कहा जाता है। तो जो 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला क्षेत्र था वहाँ पे हम्मादा का निर्माण होता है। तो इसके चारों ओर जो मरुस्थल पाया जाता है उसको तारानुमा बालू का स्तूप कहा जाता है। नेक्स्ट है पैराबोलिक बालू का स्तूप। तो बरखान के विपरीत या हेयरपिन जैसी आकृति वाला बालू का स्तूप है वो पैराबोलिक बालू का स्तूप कहलाता है। और यही बालू का स्तूप है, यही आकृति के बालू का स्तूप सर्वाधिक राजस्थान में
पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सीफ। तो जो सीफ प्रकार के जो बालू का स्तूप है उनकी आकृति इस प्रकार से होती है। ये बरखान से ही निर्मित होते हैं, जिनकी आकृति हमने देखी थी कि अर्धचंद्राकार होती है। तो बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की एक भुजा एक दिशा में आगे की ओर बढ़ जाती है, जिससे किसका निर्माण होता है, सीफ का निर्माण होता है। और वो ये नेक्स्ट है झाड़ी नुमा बालू का स्तूप। तो मरुस्थल में झाड़ियों के पास पाए जाने वाले छोटे बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं, झाड़ी नुमा बालू का स्तूप। ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि सर्वाधिक बालू का स्तूप राजस्थान में कहाँ पाए जाएंगे, जैसलमेर में। और जो सभी प्रकार के बालू का स्तूप है वो किधर पाए जाएंगे, जोधपुर में पाए जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि अर्धशुष्क मरुस्थल और नेक्स्ट विभाजन देखते हैं। अध्ययन की दृष्टि से जो विभाजन किया था उसमें आता है अर्धशुष्क मरुस्थल, जिसको बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। तो जो 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला या शुष्क मरुस्थल व अरावली के मध्य का जो भौतिक प्रदेश है उसको अर्धशुष्क या बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। अर्धशुष्क क्या बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। तो इनमें जो संरचनाएं पाई जाती हैं उनके बारे में देखना है हमें। तो जो जोहड़ किसे बोलते हैं, तो जोहड़ बोलेंगे पानी के कच्चे कुओं को जोहड़ बोलते हैं। सर किसको कहा जाता है, मानसून के दौरान बनने वाले तालाबों को सर कहा जाता है। बीड़ किसको बोलेंगे, चारागाह भूमि को बीड़ बोलेंगे, जो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, झुंझुनू में पाई जाती है। और जो इस क्षेत्र का विस्तार है वो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही आदि में पाया जाता है। तो ये हमने देखा अर्धशुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश के बारे में। तो आगे हम इसको अर्धशुष्क प्रदेश का विभाजन करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे पहला है लूनी बेसिन, दूसरा नागौर उच्च भूमि, तीसरा है शेखावाटी का अंतः प्रवाह और चौथा है घग्गर का बेसिन। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि शुष्क मरुस्थल और शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थल में अंतर लिखो। अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पलाया किसको बोलते हैं, तो खड़ीन या पलाया बोलते हैं, जहाँ पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा कृषि की जाती है। पलाया नाम क्यों पड़ा, जहाँ पे पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा कृषि खेती की गई थी उसको उस क्षेत्र को खड़ीन कहा गया। तो पलाया को क्या बोलते हैं, खड़ीन भी बोलते हैं और ढाड भी बोलते हैं। तो इसकी आकृति का निर्माण किस प्रकार से होता है, जो दो बालू का स्तूप होते हैं उनके मध्य में वर्षा के समय, बारिश के समय पानी का भराव होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, खड़ीन या पलाया झील बोलते हैं। तो यहाँ पे कृषि भी की जाती है। और रबी में कौन सी फसल बोई जाती है, यहाँ पे गेहूँ, चना और सरसों बोई जाती हैं। ये पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ कृषि की जाती है। नेक्स्ट संरचना हम देखते हैं रन या टाट। कौन सी, रन या टाट। तो मरुस्थल में लवणीय, दलदली व अनुपजाऊ भूमि को रन या टाट कहा जाता है। तो रन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख रन। तो जो ताल छापर रन है वो कहाँ है, चूरू में है। और जो परिहारी है वो भी चूरू में है। फलोदी रन है वो जोधपुर में है। बाप रन है वो है जोधपुर में। और थोब है बाड़मेर में। भाकरी है जैसलमेर में। और पोखरण रन है, पोखरण कहाँ है, ये भी जैसलमेर में है। तो ये हम देख रहे थे जो शुष्क मरुस्थल क्षेत्र है उसमें पाई जाने वाली मरुस्थलीय संरचनाओं के बारे में देख रहे हैं। नेक्स्ट संरचना है जलपट्टी। तो जो रेगिस्तान में जलपट्टी है वो गोडाउन पक्षी की शरण स्थली है। तो जैसलमेर में स्थित जलपट्टी सरस्वती नदी का भूगर्भिक अवशेष है। तो जो जैसलमेर में स्थित जलपट्टी है वो किसका अवशेष, सरस्वती नदी का भूगर्भिक अवशेष है। इसे लाठी सीरीज के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सर्वाधिक कौन सी घास पाई जाती है, सेवणी या लीलोन घास पाई जाती है। और इसी जलपट्टी में चंदन नलकूप, जिसको थार का घड़ा भी कहा जाता है। तो ये जलपट्टी कहाँ से कहाँ तक है, जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ में है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 60 किलोमीटर में है ये जलपट्टी, जो कि जैसलमेर में है। नेक्स्ट संरचना है ओकलवुड फॉसिल पार्क। तो ये जैसलमेर में है।
और राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है, जिसका निर्माण जुरासिक काल में हुआ था, जो कि 18 करोड़ वर्ष पूर्व निर्मित हुआ था। विश्व में लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर से ही प्राप्त हुए हैं। तो आकल तो गांव का नाम है और वुड लकड़ी को बोला जाता है, और फॉसिल ईंधन है, और फॉसिल पार्क है जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट संरचना हम देखते हैं बाब बोल्डर या क्ले। तो बाब बोल्डर या क्ले किसको बोला जाता है? हिमानी ग्लेशियर के द्वारा जमा किए गए अवसाद को बाब बोल्डर या क्ले कहा जाता है। तो बाप यहाँ पे जोधपुर में एक स्थान का नाम है बाप। और समय इसका निर्माण इस क्षेत्र का निर्माण किस काल में हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है पर्मो कार्बोनिफेरस काल में हुआ है। नेक्स्ट है नखालिस्तान या मरु उद्यान। मरुस्थल में जहाँ जल के बेसिन पाए जाते हों मरुस्थल में जहाँ जल के बेसिन पाए जाते हो उनके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नखालिस्तान क्या कहा जाता है? इसे नखालिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट संरचना है धोरे। तो लहरदार बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? धोरे कहा जाता है। यानी कि धोरे जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, लहरदार बालू का स्तूप, उनको धोरे बोला जाता है। तो अब अगली संरचना हम देखते हैं मरुस्थल में पाई जाने वाली, वो है धरियन प्रकार के बालू का स्तूप। धोरे व धरियन कांप, इसकी संरचना जो डायग्राम में दिखाई गई है, इस प्रकार की संरचना धरियन की, जो कि स्थानांतरित या गतिशील बालू का स्तूपों को धरियन कहा जाता है। स्थानांतरित या गतिशील बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? धरियन प्रकार का बालू का स्तूप। धोरे व धरियन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जैसलमेर में पाए जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि पीवड़ा क्या है। पीवड़ा एक सांप की प्रजाति है, इसका रंग पीला होता है, जो सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो ट्रस्सी काल के अवशेष हैं, वो मरुस्थलीय क्षेत्र में किन किन चीज़ों के अवशेष मिलते हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के भंडार भी इस मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, और यहाँ पे अवसादी चट्टानों के पाए जाने के कारण यहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के भंडार मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च किसे कहा जाता है? तो मरुस्थल का आगे बढ़ना ही मरुस्थल का मार्च कहलाता है। इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, जिसका विस्तार सर्वाधिक कहाँ पे है? हरियाणा में है। और सर्वाधिक योगदान कौन से बालू का स्तूपों का है इसमें? तो इसमें सर्वाधिक योगदान बरखान नामक बालू का स्तूपों का, क्योंकि इनकी गति या स्थानांतरण सर्वाधिक होता है। तो ये हमने देखा राजस्थान का पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के विभाजन का पहला पार्ट था। तो नेक्स्ट पार्ट में हम अरावली प्रदेश को पढ़ेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।